एक सेकंड, लाइट ज्यादा आ रहा है। देखिए ध्यान रखें, चलो बेटा आज का फॉर्मेट है हमारा पैरामीट्रिक फॉर्म। अब देखो ध्यान से, मैंने लास्ट लेक्चर में तुम्हें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वाला बताया था। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में भी मैंने तुमसे बोला था कि सर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट वाला पार्ट होता है वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। क्यों? क्योंकि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वाले क्वेश्चंस कहीं ना कहीं पूछे जा सकते हैं, क्योंकि उसमें इंटरवल का यूज होता है, तो इंटरवल के हिसाब से वो चीजों को बदल देगा। आपको एक अच्छा सा क्वेश्चन बनता था वहां से। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के बाद में बेटा हमारा फिर अगला जो पोर्शन आता है वो है पैरामीट्रिक फॉर्म, और ये भी एक अच्छा फॉर्मेट होता है, मतलब जिस पे से क्वेश्चन शायद पूछ ले तो पूछ ले, इजी होता है, ध्यान देना। अब होता है एग्जैक्टली कि पैरामीट्रिक फॉर्म हम बोलते किसे हैं, ठीक है? तो मैं सबसे पहले ना तुम्हें एक बार थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करता हूं कि पैरामीट्रिक फॉर्म का मीनिंग क्या है एग्जैक्टली, और उसके बाद में जाकर के फिर हम उसको डिफरेंशिएट करना सीखते हैं कि डिफरेंशिएशन कैसे होता है। ध्यान से समझना बेटा। जैसे हम लोग सिंपल सी बात करने जाएं, यदि मैं पैरामीट्रिक फॉर्म को तुम्हें समझाने के लिए जाऊं तो मैं सिंपल सा एक एग्जांपल लेता हूं बेटा सर्कल का। जैसे ध्यान से समझना कि पैरामीट्रिक फॉर्म का यूज क्या है, फिर अपन बात करेंगे। ध्यान देना, अभी समझो मेरी बात बेटा। हमने बोला जैसे हमारे पास एक सर्कल दिया हुआ है, आंखों में कभी भी आपने यदि पढ़ा हो ना कोनिक सेक्शन, तो कोनिक सेक्शन के टाइम पे भी बहुत ज्यादा यूज होता था पैरामीट्रिक फॉर्म का। हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, कभी भी जैसे कोई एक सर्कल है, आपको मैंने बोला कि सर इस पर कोई एक वेरिएबल पॉइंट आप सिलेक्ट करो, मतलब मान लीजिए मैंने बोला कोई एक वेरिएबल पॉइंट बताओ, तो हम लोग जनरली जो उस पॉइंट को लेकर के आते हैं, वेरिएबल पॉइंट को हम लोग लेते हैं, तो हमारा एक तरीका ये होता है बेटा कि हमने यहाँ पे गए और यहाँ पे जाकर के एक वेरिएबल पॉइंट हमने x, y सिलेक्ट किया। अब देखो जैसे तुमने यहाँ पर कोई एक वेरिएबल पॉइंट x, y सिलेक्ट किया, अब होगा क्या, आपके पास दो वेरिएबल है, x भी है y भी है। अब आपको प्रॉब्लम में जो भी कंडीशंस दी हुई है ना, प्रॉब्लम में जो भी कंडीशंस गिवन है उस पे सॉल्व करेंगे, कंडीशंस लगाएंगे, x के लिए अलग सॉल्व करेंगे, y के लिए अलग सॉल्व करेंगे। मतलब मुझे दो इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी, कहीं ना कहीं x के लिए और एक y के लिए, और तब जाकर के x और y की वैल्यू निकल के आएगी, तब मैं बोलूंगा मेरा पॉइंट आ गया x, y। समझ में आ रहा है? लेकिन बेटा अब मैं यदि बोलने जाऊं कि सर ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस होता है कि ये दो वेरिएबल में हम डील कर रहे हैं, और यदि मैं तुमसे बोलूं कि इसी काम को हम एक वेरिएबल के साथ कर सकते हैं कि यदि हमने सिर्फ एक वेरिएबल निकाला और हमारे दोनों आंसर्स आ जाए, मतलब x और y दोनों ना निकालते हुए किसी एक को निकालो और उससे दोनों आंसर आ जाए, मतलब x भी आ जाए और y भी आ जाए, तो वो मेरे लिए ज्यादा इजी हो जाएगा ना। हमारे लिए वो फॉर्मेट ज्यादा इजी हो जाता है जहां पर हम बोलेंगे दो वेरिएबल की जगह एक वेरिएबल से काम चल रहा है। तो बस बेटा हम लोग वहीं पर जाकर के पैरामीट्रिक फॉर्म का यूज करते हैं कि हम एक नया, जैसे यहाँ पर x और y होता है, तो हमने बोला यहाँ पर x और y की जगह पे हम एक नया वेरिएबल, हम एक नया पैरामीटर इंट्रोड्यूस कर देते हैं। कुछ भी, कभी एंगल लेते हैं, कभी t लेते हैं, कभी कुछ लेते हैं, तो हमने कोई भी एक नया पैरामीटर इंट्रोड्यूस किया और उस पैरामीटर की टर्म्स में, उस पैरामीटर की हेल्प से फिर हम उस इक्वेशंस को निकाल करके लेकर के आते हैं, तो हमारे लिए इक्वेशन ज्यादा आसान होती है। जैसे देखो अभी कंफ्यूज हो रहे होगे तुम, 2 मिनट सुनो मेरी बात, पूरा मैं आपको क्लियर करके देता हूँ निकाल के, तो आपको समझ में आ जाएगा आसानी से। ध्यान से समझो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। जैसे मान लो बेटा अभी तो तुमने x, y बोला था, है ना? अब मैं तुम्हें इसका इजी तरीका बताता हूँ। जैसे मान लो बेटा एक सर्कल है, आपसे मैंने बोला सर्कल का अपना एक रेडियस होगा। देखो मान लीजिए ये x एक्सिस और ये y, हम एक स्टैंडर्ड सर्कल की बात कर रहे हैं, ठीक है? जिसका इक्वेशन क्या होता था बेटा, x² + y² इक्वल टू a²। याद करो 11th क्लास में आपने पढ़ के रखा है, x² + y² इक्वल टू a² जो है वो उस सर्कल का इक्वेशन है जिसका सेंटर, ओरिजिन और रेडियस a है। तो हमने बोला चलो ये वाला हो गया। तो देखो बेटा इसका जो सेंटर है इसको 0, 0 बोला। अब मैं बोलता हूँ देखो कभी भी कोई सर्कल यदि गिवन है तो उसका रेडियस तो पता होता है ना कहीं ना कहीं। हम रेडियस के टर्म्स में बात करते हैं। देखा यहाँ पर रेडियस कितना दिया हुआ है, a। यदि आपको सर्कल की इक्वेशन दी है मतलब रेडियस पता है ना बेटा, a निकल जाएगा। तो हमने बोला a है। अब इसकी हेल्प से जब मैं इस पॉइंट को लिखने के लिए जाता हूँ तो देखो ध्यान से मैं क्या लिखता हूँ, ध्यान देना। मान लो बेटा मैंने कहीं पर भी एक पॉइंट लिया, सपोज P। सिंपल तरीके से सोचने जाऊं तो मैं बोलूंगा सर x, y। मतलब यदि मैं वेरिएबल के टर्म्स में लेने जाऊं तो मैं बोलूंगा सर एक पॉइंट को हमको क्या लेना पड़ेगा, x, y, x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट दोनों लेने। अब मैंने क्या बोला सर, एक नए पैरामीटर को इंट्रोड्यूस करके देखते हैं कि इसको किसी और की हेल्प से निकालते हैं। तो देखो वो तरीका क्या है, हमने बोला मान लीजिए बेटा इसके सेंटर को हम इस पॉइंट से ज्वाइन कर दें तो OP आ गया। क्या OP अपने आप में एक रेडियस है? अरे रेडियस है ना सर्कल का, तो सर्कल का रेडियस ही है, तो OP को हमने क्या बोल दिया, रेडियस ऑफ सर्कल। तो अच्छा देखो रेडियस बोल दिया और रेडियस की वैल्यू मेरे पास यहाँ से है, मतलब मेरे पास कुछ भी दिक्कत वाली चीज नहीं है, सारी चीजें अवेलेबल है।
एक नया वेरिएबल हमने एक नया पैरामीटर इंट्रोड्यूस किया यहाँ पे। वो पैरामीटर हमारे लिए कौन सा है बेटा? हमने बोला कि चल भाई इस थीटा के रिस्पेक्ट में बात करके देखते हैं। जैसे देखो समझो मेरी बात, यदि तुम इस सर्कमफ्रेंस पे हर पॉइंट को बताने के लिए जाओगे इंडिविजुअल, तो इंडिविजुअल हर पॉइंट को बताने के लिए तुमको हर किसी के कोऑर्डिनेट्स लिखने पड़ेंगे 1, 2, 2, 3, 4, 5। समझ में आ रहा है? तो आपको सबको लिखने पड़ेंगे ना। तो एक तरीका तो ये है कि हर पॉइंट के लिए उसका x उसका y निकालें। दूसरा तरीका मैंने ऐसा बोला कि यार हर पॉइंट को देखने जाओ तो एक चीज और दिखती है कि जैसे ये वाला पॉइंट है बेटा, यहाँ x एक्सिस के साथ वो एक मान लो 60 डिग्री बना रहा है, अगला वाला 61 बना सकता है, अगला वाला 62 बना सकता है। मतलब हर पॉइंट, जितने भी पॉइंट्स हैं, हर पॉइंट पे यदि मैं सेंटर से ज्वाइन करूं तो कोई ना कोई एंगल सबटेंड कर रहा होगा। तो मतलब मैं उस पॉइंट को, जिस पॉइंट को मैं x और y की हेल्प से निकाल सकता हूं, उसी पॉइंट को मैं रेडियस और इस एंगल की हेल्प से भी तो निकाला जा सकता है ना, थीटा की। अरे थीटा चेंज करते जाएंगे तो पॉइंट बदलता जाएगा, समझ में? तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने एक नया पैरामीटर इंट्रोड्यूस कर दिया, कौन सा? थीटा। अब मैं आंसर्स लिखना चाहता हूँ किसके टर्म्स में? थीटा के टर्म्स में। जरा समझो पहली बात, फिर समझ में आएगा अच्छे से। अब बेटा ये थीटा है, मैंने क्या बोला ये x और y, बेटा इससे हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया x एक्सिस पे। क्या ये लेंथ हमारे लिए x हो जाएगी? हम बोलते हैं यस, है ना, m पॉइंट बोल दीजिए। तो ये x कोऑर्डिनेट हो गया इसका। यहाँ से यदि देखा जाए तो ये वाला जो पूरा लेंथ है ये हमारे लिए क्या हो गया इसका? y कोऑर्डिनेट। अब एक x कोऑर्डिनेट हुआ, एक y कोऑर्डिनेट। अब जरा देखो ध्यान से समझना बेटा, x मुझे निकालना है, थीटा के टर्म्स में लाना है, रेडियस मुझे पता है, तो देख हाइपोटेनस मालूम है, बेस फाइंड आउट करना है, एंगल मालूम है, cos थीटा लगा देता है। यदि मैं cos थीटा लगाऊं तो ध्यान से देखना बेटा, इस वाले ट्रायंगल में तो cos थीटा इक्वल हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो यहां से x की वैल्यू निकल के आई सर मेरे लिए a cos थीटा। x का निकल के आया a cos थीटा। चलेगा क्या? अच्छा वहीं देखो यदि मैं इसी में sin थीटा लगा दूं, sin थीटा, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी हो रही होगी? y अपॉन हाइपोटेनस कितना हो रहा होगा? a। तो मैं क्या लिख रहा हूं? मैंने बोला सर y इक्वल टू a sin थीटा। तो हमने a को लिखा x इक्वल टू a cos थीटा, y को लिखा y इक्वल टू a sin थीटा। तो एक a cos थीटा, एक a sin थीटा। अब जरा देखो ध्यान से समझना, इस पॉइंट को बोलने जाऊं तो क्या मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ बेटा, अब मेरे लिए जो पैरामेट्रिक पॉइंट है, ध्यान देना, जो पैरामेट्रिक पॉइंट है वो मेरे लिए x, y की बजाय, x, y लिखने की बजाय मैं वहां पे क्या लिख सकता हूँ? a cos थीटा, a sin थीटा। और देखो खासियत क्या है? खासियत ये है सर, यहाँ पे तुम्हें x और y दोनों निकालने पड़ते यदि आप कोऑर्डिनेट में डील करते, बट यहाँ पे मैंने बोला कि सर किसी तरीके से सिर्फ थीटा निकाल लो। मान लो थीटा की वैल्यू मेरे पास 30 डिग्री आ गई, रेडियस तो आपको सर्कल की इक्वेशन से मिल जाएगा। तो मैंने बोला रेडियस गिवन ही था, सिर्फ थीटा हमें फाइंड आउट करना था। किसी भी तरीके से यदि तुमने थीटा निकाल लिया, मान लो 30 डिग्री आया, तो थीटा आते से ही आपके दोनों आंसर्स आ गए ना बेटा। कैसे? आप इसे लिखेंगे a cos 30, थीटा 30 आया तो a cos 30, a sin 30। तो बस थीटा की वैल्यू दोनों जगह रखना है, दोनों आपका x भी निकल के आएगा, y भी निकल के आएगा। तो ये हमारी सबसे बड़ी खासियत होती है किस चीज की? पैरामेट्रिक इक्वेशंस की, क्या पैरामेट्रिक पॉइंट्स की। कि पैरामीटर्स के टर्म्स में जब आप लिखने के लिए जाते हो ना, तो वो इक्वेशन जो इसमें आप ज्यादा वेरिएबल में डील कर रहे होते हो, उसको कम से कम वेरिएबल में हम आंसर में लेके आते हैं, और ये सबसे अच्छा वाला काम होता है हमारे पास। अच्छा देखो यहाँ पे, जैसे मैंने इसको बोला पैरामेट्रिक पॉइंट्स, सेम चीज बेटा यहाँ पे बोला जाता है पैरामेट्रिक इक्वेशंस क्या होती है। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे वो आपसे कई बार बोलेगा पैरामेट्रिक इक्वेशंस बताओ। अब तो पैरामेट्रिक इक्वेशंस में बोलने के लिए जाऊं, सर पैरामेट्रिक इक्वेशंस मेरे लिए क्या होंगे? ध्यान से समझना, कुछ नहीं करते बेटा, आपका पैरामेट्रिक पॉइंट क्या निकल के आया था? x इक्वल टू a cos थीटा ना। तो आप सिंपली ऐसा लिखिए, x इक्वल्स टू a cos थीटा, y इक्वल टू a sin थीटा। और ये जो चीज निकल के आई ना, इन दोनों को कंबाइनली बोल दो, बस यही उसका पैरामेट्रिक इक्वेशन होता है। मतलब पैरामेट्रिक इक्वेशंस में वो x अलग बोलेगा, y अलग बोलेगा। तो x की वैल्यू a cos थीटा, y की वैल्यू a sin थीटा। और बताओ बेटा, यदि मैं इसी इक्वेशन से, पैरामेट्रिक इक्वेशन में इसके पैरामीटर को हटा दूं किसी तरीके से थीटा को, तो वही इक्वेशन निकल आएगी जिससे जो तुम लेकर के चले थे। जैसे x इक्वल टू a cos थीटा, y इक्वल टू a sin थीटा, स्क्वायरिंग करके ऐड कर दो एक बार, सिंपली स्क्वायरिंग करके ऐड करो। यहां से स्क्वायर करोगे तो x स्क्वायर, यहां से स्क्वायर करोगे तो y स्क्वायर, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू में क्या आएगा बेटा? a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। a स्क्वायर कॉमन आएगा, cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर 1 हो जाएगा। तो आपका इक्वेशन क्या निकल के आएगा? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। तो वो हमारे सर्कल की इक्वेशन थी ना। मतलब जिस सर्कल की इक्वेशन को यहाँ से लेकर के आते हो, इसी चीज को यदि तुम पैरामेट्रिक फॉर्म में बोलने जाओगे तो इस तरीके से बोला जाएगा।
समझ में आया मेरी बात? अब सुनो मेरी बात। जैसे हमने अभी मैंने आपको सिर्फ ये इंट्रोड्यूस किया कि एग्जैक्टली पैरामीट्रिक फॉर्म होता क्या है, हेल्पफुल कैसे है हमारे लिए। अब हमारे पास जो यहाँ पे प्रॉब्लम्स आएंगे कैसे आएंगे मालूम बेटा, जैसे अभी तक देखो, अभी तक हम डिफरेंशिएशन करते हैं ना, इम्प्लिसिट फॉर्म में भी किया, अलग अलग फॉर्मेट में किया। आपको एक इक्वेशन दिया जाता था x और y के टर्म्स में, अरे x y के टर्म्स में पूरा इक्वेशन दिया रहता था, उसको डिफरेंशिएट करते थे हम लोग। अब यहाँ पर प्रॉब्लम्स में क्या होगा मालूम है, अब आपको यहाँ पर x और y के पैरामीट्रिक इक्वेशंस दिए जाएंगे। मतलब मैं आपसे ऐसा बोलूंगा, सर x इक्वल टू a cos थीटा, y इक्वल टू a sin थीटा, फाइंड आउट dy by dx। अब आपको dy by dx निकालना पड़ेगा, तो जरा ध्यान से समझना मेरी बात। जब आप dy by dx करने जाते हो तो x के रिस्पेक्ट में y को डिफरेंशिएट करते हो ना, बट यहाँ पे यदि तुम देखने जाओ तो y जो है y इक्वल टू a sin थीटा, वो तो थीटा का फंक्शन है, x तो है ही नहीं। जो x है वो भी थीटा का फंक्शन है, समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे वो जो चीज थोड़ी सी क्या होती है क्या नहीं होती, वो मैं तुम्हें प्रॉब्लम लेकर के समझा रहा हूँ। इसी का डिफरेंशिएशन हम लोग करके देखते हैं, वहीं से स्टार्ट हो जाएगा, हमारा काम हो जाएगा। एक बार आप इसे नोट कर लो, उसके बाद में चलो बेटा। अब देखो प्रॉब्लम कैसा आता है, ध्यान देना, सुनना। इसमें एक और चीज बता दूंगा, साथ में दोनों चीजें बता के अपन साथ में लेके चलेंगे। ध्यान देना, प्रॉब्लम देखो समझ में आएगा। फाइंड dy by dx इन फॉलोइंग केसेस, है ना। फॉलोइंग केसेस बोला मतलब जितने भी आएंगे वो सब मैं लिखते चलूंगा। फर्स्ट प्रॉब्लम हम लोग देख रहे हैं x इक्वल टू a cos थीटा, y इक्वल टू a sin थीटा। आपको ये दिया हुआ है, आपको इसके लिए dy by dx निकालना। अब बेटा देखो एक चीज, आप यदि सोचोगे dy by dx की सर y को डिफरेंशिएट कर दें x के रिस्पेक्ट में, बट फंक्शन तो वो थीटा का है ना। तो यहाँ पे यही दिक्कत आती है कि y जो है वो थीटा का फंक्शन है, x अपने आप में थीटा का फंक्शन है, और आपको चाहिए dy by dx। अब ऐसे प्रॉब्लम्स को हम लोग किस तरीके से सॉल्व करें, किस तरीके से जाना चाहिए, तो वो तरीका देखो, ध्यान से समझना, बहुत सिंपल है, ध्यान से समझ लो बस एक बार। आप क्या करो बेटा, जैसे x आपको दिया ना, सबसे पहले देखो कि x और y फंक्शन किसका है, और ये हमेशा रहेंगे किसी ना किसी एक ही वेरिएबल के, मतलब एक ही पैरामीटर में। थीटा है तो ये भी थीटा के रिस्पेक्ट में होगा। तो आप इंडिविजुअली सबसे पहले दोनों को डिफरेंशिएट करो थीटा के रिस्पेक्ट में। मतलब हम क्या करेंगे, ध्यान से देखना, हमने d by d थीटा किया किसके लिए, x के लिए, तो dx by d थीटा, और dx by d थीटा यदि मैं लिखने जाऊं तो a हो जाएगा, और cos थीटा का डिफरेंशिएशन होता है थीटा के रिस्पेक्ट में माइनस sin थीटा, है ना। तो मैंने लिखा सिंपली बेटा माइनस sin थीटा, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दो, चलेगा। तो देखो छोटा सा प्रॉब्लम है, इसमें डायरेक्ट सॉल्व हो गया। अब देखो कैसे, ये हमने dx by d थीटा लिखा। अगला देखो y है बेटा, y को भी डिफरेंशिएट करो, तो dy by d थीटा, y को थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, कैसे लिखेंगे बेटा देखो, तो हम लिखेंगे a तो बाहर आ जाएगा और dy by d थीटा ऑफ sin थीटा। तो सिंपल सा यदि आप लिखने के लिए जाओ तो आप लिखोगे dy by d थीटा इक्वल टू a cos थीटा, ये सेकंड इक्वेशन, चलेगा। अब देखो अगली चीज ध्यान से समझना बेटा, ध्यान से देखो। जैसे ये दोनों चीजें आ गई ना, अब आपका मेन टारगेट क्या था सर, dy by dx बनाना। अब हमारा मेन टारगेट क्या था सर, dy by dx बनाना। अब दिमाग से समझो मेरी बात, जो मैं बोलना चाहता हूँ, आपको कभी भी dy by dx बनाना है ना, आप ऐसा किया करो बेटा, dy by dx लिखना है हमें। दिक्कत ये थी सर dy by d थीटा मुझे पता है, dx by d थीटा पता है, तो आप सिंपली इतना करो कि जो dy है उसके अपॉन में d थीटा डाल दो, dx के अपॉन में d थीटा डाल दो, क्या दिक्कत है, चलेगा। मतलब d थीटा से मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया, मतलब दोनों को डिवाइड कर दिया, ऐसा सोचो, तो दोनों से d थीटा कैंसिल हो जाएगा। अरे हाँ या ना, बात आपकी है कि ये dy by dx ही है, लेकिन अब मैं इसको लिखने के लिए जाऊं कि सर dy by d थीटा मेरे लिए क्या होता है, तो dy by d थीटा मेरे लिए होता है सर a cos थीटा, तो dy by d थीटा मेरे लिए a cos थीटा निकला, और dx by d थीटा मेरे लिए माइनस a sin थीटा निकला। अब a और a कैंसिल हो गए, तो फाइनल आंसर जो निकला बेटा वो माइनस cot थीटा। तो एग्जैक्टली जो मेरा रियल आंसर है वो ये है कि dy by dx इक्वल टू माइनस cot थीटा, और आंसर थीटा के टर्म्स में ही दिए जाते हैं यहाँ पे, समझ में। तो ये सिंपल सा उसका डिफरेंशिएशन का मतलब करना है क्या है, देखो भाई कुछ नहीं करना है, x जिसका भी फंक्शन होना उसके रिस्पेक्ट में उसको डिफरेंशिएट करो, y को भी उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, और dy by dx लिखना है, फिर उसी से डिवाइड करके बना चले। अब एक मिनट, अब एक मिनट, इसी में मैं तुम्हें एक और चीज बताता हूं, बच्चे गड़बड़ करते हैं वहां पे। आपसे मैंने यदि पूछा, ध्यान देना, समझना मेरी बात, भावनाओं को समझना बेटा, यदि मैं बोलूं फाइंड सर d2y by dx स्क्वायर, अब मैंने बोला d2y by dx स्क्वायर निकालो, d2y by dx स्क्वायर सेकंड डेरिवेटिव,
अब बच्चे क्या करते हैं मैं तुम्हें बताता हूँ, पहले बच्चों वाला अप्रोच बताता हूँ जो बच्चे सोचते हैं और गलत करते हैं। क्या करते हैं उनका लगता है d2 y by dx इसका मतलब 2 बार डिफरेंशिएशन किया है। वो क्या करते हैं, जो y था ना यहाँ पे, जैसे y का एक बार डिफरेंशिएशन कर दिया तो a cos थीटा आया, इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर देते हैं। वो समझना नहीं बात बच्चों का जो है कि वो क्या करते हैं, इसको एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं तो वापस से ये बन जाएगा माइनस a sin थीटा आएगा। तो सुनो मेरी बात, जैसे ही दो बार डिफरेंशिएशन कर दिया फिर ऐसे ही वो x का भी दो बार डिफरेंशिएशन कर देते हैं, फिर उनको दोनों को डिवाइड करके वो आंसर्स लेकर के आते हैं। बट बेटा ये आंसर गलत है। ये आंसर गलत क्यों, ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें समझाता हूं एग्जैक्टली। यदि तुम दो बार डिफरेंशिएशन करने के लिए जा रहे हो y को, तो बेटा आप उसे क्या लिखोगे, आप लिखोगे सर d2y by d थीटा स्क्वायर। बेटा डिफरेंशिएशन लिखने का तरीका यही होता है ना सेकंड डेरिवेटिव का, कि d by d थीटा ऑफ dy by d थीटा, तो हम क्या लिखते हैं d2y by d थीटा स्क्वायर। हाँ ना, तो हमने लिखा d2y by d थीटा स्क्वायर, आप वहां से वो निकालते हो। अच्छा दूसरी चीज, x को दो बार डिफरेंशिएट करोगे तो आपका क्या निकलेगा बेटा d2x by d थीटा स्क्वायर। फिर ये दोनों कैंसिल तो हो गए, तो क्या मुझे बताओ d2y by d2x निकला ना आपके पास, क्या ये और ये दोनों सेम है, तो आंसर है नहीं, दोनों अलग है। तो d2y by dx स्क्वायर आपको चाहिए होता है ना कि d2x। तो ये गलत चीज होती है, तो सबसे पहले तो अपने दिमाग से ये थॉट हटा दीजिएगा कि दो बार यदि डिफरेंशिएशन करना है या तीन बार करना है, तो जितनी बार भी आपको करना है तो कभी ऐसा मत सोचना कि इसको उतनी बार डिफरेंशिएट करते हैं, इसको उतनी बार डिफरेंशिएट करके फिर डिवाइड कर देते हैं। ये गलत अप्रोच है, बच्चे निकाल के लिए आते हैं और कई बार ऑप्शंस भी मैच कर जाते हैं, ठीक है, तो गलत होता है। अब सुनो करना क्या था, कुछ नहीं, सिंपल चेन रूल लगाओ, आंसर आएगा। देखो समझो, मैं बता रहा हूं ध्यान से। बेटा कभी भी आपसे बोला जाए ना कि d2y by dx स्क्वायर क्या होता है एग्जैक्टली, तो हम ऐसा बोलते हैं बेटा d2y by dx स्क्वायर का मतलब होता है d by dx ऑफ dy by dx। बेटा समझना मीनिंग, मतलब एक्चुअल में d2y by dx स्क्वायर का मतलब होता है कि हमने y को दो बार डिफरेंशिएट किया, तो y को एक बार डिफरेंशिएट किया तो dy by dx बना, और उसे dy by dx को एक बार और डिफरेंशिएट करें x के रिस्पेक्ट में, तो d by dx ऑफ dy by dx। तो उसी चीज को लिखने का तरीका होता है बेटा d2y by dx स्क्वायर। तो मतलब d2y by dx स्क्वायर मतलब d by dx ऑफ dy by dx हमने लिख दिया। अब सुनो बात आई, इसमें करें कैसे सॉल्व, तो देखो मैं लिखता हूं d by dx ऑफ dy by dx। बेटा जो वैल्यू थी उसे रख दीजिए यहां से, तो माइनस cot थीटा। इसको डिफरेंशिएट करने जाते हैं सर, तो मैंने बोला माइनस बाहर आएगा, cot थीटा का डिफरेंशिएशन होता है माइनस cosec स्क्वायर थीटा। तो सुनो जैसे, तो माइनस वाला मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस cosec स्क्वायर थीटा बनेगा साथ में याद करो सर, यहाँ थीटा का फंक्शन था और x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो, चेन रूल लगा होगा, मतलब आपने थोड़ी देर के लिए थीटा को x माना है तभी तो ये फॉर्मूला लिखा ना, तो जिसको हम मानते थे उसका डिफरेंशिएशन इनटू में भी लिखते थे। तो हम क्या लिखेंगे बेटा बोलिए यहाँ से, तो d by dx ऑफ थीटा, ये भी लिखना पड़ेगा। अब बात आएगी सर हमारे पास कहाँ प्रॉब्लम में, देखो ये तो निकल गया cosec स्क्वायर थीटा सर इनटू, अब d थीटा by dx लगेगा, d थीटा by dx हम कहां से लेकर के आए, dx by d थीटा निकाला था ना, रेसिप्रोकल कर लो। जो dx by d थीटा आपने यहां से निकाला था, इसे जाकर के रखो ना बेटा यहां से, dx by d थीटा आपके लिए क्या था माइनस a sin थीटा, तो d थीटा by dx क्या होगा उसका रेसिप्रोकल, तो मैं क्या लिखूंगा यहां से माइनस 1 अपॉन a sin थीटा। आगे और जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखो ध्यान से, ये 1 अपॉन sin cosec होता है, तो cosec स्क्वायर इनटू cosec मिलके तो माइनस cosec क्यूब थीटा बाय a, और ये जो है मेरा आंसर, समझ में। तो इस तरीके से जाकर के सॉल्व करो बेटा, जब भी हायर डेरिवेटिव्स पूछे जाए ना, सेकंड डेरिवेटिव थर्ड डेरिवेटिव, तो आप हमेशा सबसे पहले dy by dx उसको एक बार डिफरेंशिएट और कर दिया dy by dx के रिस्पेक्ट में, तो सेकंड डेरिवेटिव आया, और यदि थर्ड बोलेगा तो ये जो सेकंड वाला निकला ना इसको फिर से एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो फिर से थीटा आएगा, फिर d थीटा by dx करेंगे और वहां से उठा करके वैल्यू लाएंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो सिंपल सा इस तरीके से आप जाओगे, आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। जल्दी से नोट करो, नेक्स्ट वाला प्रॉब्लम देखो। देखिए अब देखो सेकंड वाला प्रॉब्लम देखते हैं, एनसीईआरटी का है, ध्यान देना। x equals to a cos t plus 1/2 log tan square t by 2, ये x दिया हुआ है, y equal to दिया हुआ है a sin t। अपन को dy by dx निकालना है, तो बेटा सबसे पहले तो x है जिस पैटर्न में, आप उसको थोड़ा सा सिंपल बना सकते हो तो बना लो, कैसे, यदि मैं इसी x को सॉल्व करने जाऊं तो ऐसे लिख सकता हूं क्या, a cos t plus 1/2, अब देखो log tan square t by 2 है,
इसका मतलब क्या होता है log 10t/2 का स्क्वायर, और log m की पावर n है तो वो n सामने आ जाता है ना, मतलब 2 को मैं सामने ला सकता हूँ, तो जब मैं 2 को सामने ले आऊँ तो ये 2 हो जाएगा और यहाँ बनेगा log 10t/2, ये बन गया। अब जैसे ही आपने 2 से 2 को उड़ाया, आपके पास जो इक्वेशन निकल के आई सर x की, वो x इक्वल टू निकला a cos t प्लस log 10t/2, ये लिख दिया हमने। अब देखो ध्यान से, जैसे ही आपने ये चीज लिखा x, अब डिफरेंशिएट करते हैं, x को डिफरेंशिएट करते हैं, फिर y को करेंगे, सॉल्व करेंगे, आंसर लाएंगे। देखो बेटा, इसको डिफरेंशिएट करने जाएंगे तो dx/dt, ध्यान से समझना, जिस वेरिएबल के टर्म्स में हो उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए। यहाँ का पैरामीट्रिक इक्वेशन जो है वो t के फॉर्मेट में है, तो t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया। सिंपल सा देखो क्या होगा बेटा, a तो बाहर ही रहेगा, cos t का डिफरेंशिएशन होता है सर माइनस sin t, t के रिस्पेक्ट में बात हो रही है। यहाँ पे बताओ log वाले में, यहाँ पे आपको चेन रूल लगेगा, तो log 10t/2 है ना, इसको थोड़ी देर के लिए t मानोगे 10t/2 को, तो log t का डिफरेंशिएशन 1/t, तो हम लिख रहे होंगे सर 1/t मतलब 10t/2 इनटू, फिर जिसको आप t मानते थे उसका डिफरेंशिएशन इनटू में, तो 10t/2 का स्क्वायर करने जाओगे डिफरेंशिएशन, तो 10 का हो जाएगा sec स्क्वायर t/2, लेकिन t/2 को हमने t माना हुआ है, तो इसका लिखने जाएंगे तो बनेगा सर sec स्क्वायर t/2, और फिर t/2 का डिफरेंशिएशन भी करना पड़ेगा क्योंकि उसको t माना था, तो t/2 का डिफरेंशिएशन निकल के आ रहा होगा यहाँ से 1/2, तो ये पूरा। अब इसको थोड़ा सा और सिंपल बना ले बेटा, a माइनस sin t sin अपॉन cos, सिंपल हो सकता है ना बेटा, 1/10 है ना, इसको ऊपर लिख दूं क्या ऐसा, cos t/2 अपॉन sin t/2, और देख ये 2 है, 2 को सामने ले आ, ये cos cosec स्क्वायर है तो 1/cos स्क्वायर लिख सकते हैं ना, तो cos स्क्वायर t/2, अब देखो cos t/2 से एक cos t/2 कैंसिल, अब देखो आंसर आ गया, a इन ब्रैकेट माइनस sin t प्लस, बेटा यहां से देखो ये बना 1/2 sin t/2 cos t/2, 2 sin थीटा cos थीटा sin 2 थीटा डबल एंगल, तो t/2 का डबल करेंगे तो t बनेगा, तो सिंपली ये बेटा ये फॉर्मूला बना 1/sin t, और देखो और सिंपल हो रहा है क्या, a बाहर आया, ये तो 1 है, एलसीएम लेंगे तो 1 रहेगा, इधर जाएगा तो माइनस sin स्क्वायर t अपॉन sin t, और एट द लास्ट यदि मैं आंसर लिखने के लिए जाऊं तो यहां से लिख दूं बेटा, देखो ध्यान से, dx/dt इक्वल टू मेरे लिए बना 1 माइनस sin इसका मतलब cos स्क्वायर, तो a cos स्क्वायर t बाय sin t, आपका ये dx/dt आ गया, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दो। अब x को डिफरेंशिएट कर दिया t के रिस्पेक्ट में। अच्छा देखो बेटा, ट्रिग्नोमेट्री लगाओ, मैं आपसे पहले भी बोला था ना, ट्रिग्नोमेट्री पर इंडिपेंडेंट क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम होता है, लेकिन हर पूरे कैलकुलस में आपको जहां पे भी लिखेगा वो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले लगा करके आप उसको सिंपलीफाई करोगे, तो फॉर्मूले हमें पता होने चाहिए। बन गए यहां तक। अब देखो अगला y था, y को डिफरेंशिएट करते हैं t के रिस्पेक्ट में बेटा, देखो y को डिफरेंशिएट किया तो क्या बनेगा dy/dt, a तो a रहेगा और sin का डिफरेंशिएशन cos t, डायरेक्ट हो गया, ये इक्वेशन नंबर 2। चाहो तो 2 डिवाइडेड बाय 1 करो, या फिर आपको निकालना था dy/dx, तो हमने बोला सर dy/dx निकालना है, मतलब dy/dt अपॉन dx/dt, दोनों को dt से डिवाइड कर देते हैं। और अब देखो dy/dt की वैल्यू हो रही होगी सर मेरे पास a cos t, और dx/dt की वैल्यू यहां से निकल के आई थी a cos स्क्वायर t, और अपॉन में sin t है, तो अपॉन में ये sin t। अब देखो a गया, cos t गया, ये sin ऊपर चला गया होगा, तो sin t/cos t, तो फाइनल आंसर निकल के आया सर dy/dx इक्वल टू 10t, और ये मेरा आंसर है। तो यहां से बेटा dy/dx की वैल्यू मेरे पास क्या निकल के आई 10t, और ये मेरा फाइनल आंसर है। ठीक, तो इस तरीके से जाकर के आपको इस प्रॉब्लम को सिंपलीफाई करना है। तो देखो डिफिकल्ट नहीं होते, बट यही होता है कि थोड़ा बहुत कैलकुलेशंस तो लेंगे, अदरवाइज मार्क्स किसका देंगे। ठीक है, तो नोट करो, फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। अब देखा जाएगा तो फॉर्मेट मैंने बता दिया, जो भी क्वेश्चन होंगे सब इसी तरीके के होंगे, एक दो क्वेश्चन और करवा करके खत्म करता हूं क्लास। बेटा आप देखिए इसमें एक प्रॉब्लम दिया, x इक्वल टू अंडर a sin इनवर्स t, y इक्वल टू अंडर a cos इनवर्स t। आपको सिंपली सॉल्व करना है इसे, ध्यान से देखना तरीका क्या है, बहुत सिंपल है। आप सिंपल सा डिफरेंशिएशन करो। अब एक को लिख रहा हूं सबसे पहले, x को डिफरेंशिएट करें। अच्छा बेटा a ग्रेटर देन 0 है,
मतलब ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, t की वैल्यू -1 से 1 है, मतलब वो इसका डोमेन है, मतलब वो सिर्फ ये जो कंडीशन दी है ना वो इस फंक्शन को डिफाइन करने के लिए कि हाँ भैया हमारा फंक्शन डिफाइन है। ठीक है, अब सुनो, x को डिफरेंशिएट करने आते बेटा तो हमने लिखा dx/dt, वेरिएबल किसका है, t का, तो t का रिस्पेक्ट में, तो बेटा ये फाइनल फॉर्मूला बन रहा होगा, देखो d/dt ऑफ x की वैल्यू रखें तो मैं लिखता हूं सर a की पावर sin इनवर्स t है और उस पूरे की पावर मैं 1/2 कर सकता हूं। बेटा अंडर रूट का मतलब होता है होल पावर 1/2, तो मैंने उसकी पावर 1/2 करी। अगला, इसको जब मैं सॉल्व करने के लिए जाऊं अगले स्टेप में, तो देखो बेटा ध्यान से मैं कौन सा फॉर्मूला लगाने जा रहा हूं, चेन रूल लगेगा, पता है मुझे। अब चेन रूल लगने जा रहा है तो मैं इस पूरे को क्या मान लूं, x, तो x की पावर 1/2 मतलब रूट x, और रूट x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/2 रूट x, है ना, या तो 1/2 वहां लेकर के फिर रूट करो, जो भी करना है। हमने डायरेक्ट लिख दिया 1/2 रूट x, तो हमने लिखा 1/2 अंडर रूट और x मतलब ये वाला जिसको t माना हमने, तो ये पूरा एज इट इज आ जाएगा a की पावर sin इनवर्स t। फिर क्या होता था, फिर हम जिसको t मानते थे उसका डिफरेंशिएशन इनटू में, तो d/dt ऑफ a टू द पावर sin इनवर्स t, ये किया। अब ध्यान से समझना, ये तो बन गया मेरे पास सर यहां से 1/2 अंडर रूट a टू द पावर sin इनवर्स t। बेटा इधर से सोचिए ये फॉर्मूला क्या बनेगा, अब आप sin इनवर्स t को थोड़ी देर के लिए t मानोगे, है ना, अब sin इनवर्स t को t मानोगे तो ये फॉर्मूला बनेगा a टू द पावर t, a टू द पावर x वाला, और a टू द पावर x का डिफरेंशिएशन होता है a टू द पावर x log e के बेस में a। तो हम यहां क्या लिखेंगे, इसको t माना है तो बेटा हम लिखेंगे इसका डिफरेंशिएशन होगा सर a टू द पावर t, तो a की पावर में sin इनवर्स t, ठीक है, तो a की पावर t लिखा, साथ में log e a, तो हमने लिखा log e a, और अभी भी तो हमने sin इनवर्स t को t माना था ना, तो उसका डिफरेंशिएशन और करना पड़ेगा इनटू में, तो d/dt ऑफ sin इनवर्स t, ये लिख दिया। और अब देखो जरा ध्यान से, इतना करने के बाद अब इसका डिफरेंशिएशन मुझे फाइनल आंसर क्या दे रहा है, देखो ध्यान से, 1/2 अंडर रूट a टू द पावर sin इनवर्स t, बेटा यहां से बन रहा है, देखो ये तो सिंपल आएगा, और sin इनवर्स t का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/√1 - t स्क्वायर, तो मैं लिख रहा हूं यहां से सर अपॉन में √1 - t स्क्वायर आया होगा, और ऊपर न्यूमरेटर में जो गया होगा वो मेरा कौन गया, ये पूरा फंक्शन, तो मैं इसको लिख रहा हूं सर a टू द पावर sin इनवर्स t log e a। आगे चलेगा, तो ये पूरा जो बना ये मेरे लिए क्या निकल के आया बेटा सर dx/dt, तो इसको मैंने dx/dt बोला। चलो इक्वेशन नंबर 1, अब देखो थोड़ा बहुत कैलकुलेशन तो लेगा यार, है ना, थोड़ा बहुत तो कैलकुलेशन चल सकता है। अच्छा जैसा ये किया एज इट इज सेम आप dy/dt निकालो, तो देखो dy/dt लिखने के लिए जाएंगे तो हम लिखेंगे d/dt ऑफ अंडर रूट a टू द पावर cos इनवर्स t। आप a की पावर cos इनवर्स t को t मान लो, तो रूट t का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट t, तो हमने लिखा बेटा 1/2 रूट t a की पावर cos इनवर्स t, ठीक है। फिर जिसको हमने माना था a की पावर cos इनवर्स t, इसका डिफरेंशिएशन डायरेक्ट लिखें, तो a की पावर cos इनवर्स t में आपको cos इनवर्स t को t मानना पड़ेगा, a टू द पावर t बनेगा, उसका डिफरेंशिएशन होगा a टू द पावर t log e a, तो मैं लिख रहा हूं सर यहां से a टू द पावर t और साथ में लिखूंगा log e a, और फिर cos इनवर्स t का डिफरेंशिएशन -1/√1 - t स्क्वायर, तो उसका मैंने लगाया माइनस और यहां पे फॉर्म में डाल दिया √1 - t स्क्वायर। बेटा देखो यदि है ना आपको चेन रूल आता है परफेक्टली लगाते हुए, और मैं अभी भी बोलूंगा जिन बच्चों को इसमें दिक्कत आ रही हो ना कि सर कैसे लिख रहे हो, आपके पास मैंने लेक्चर उसमें डाल करके रखा है, शायद मेरे ख्याल से सेकंड या थर्ड वाले लेक्चर में ही मैंने चेन रूल बताया, और बहुत बेसिक क्वेश्चंस करना है, बहुत बेसिक वाले, बट एक बार उसको देख लो, उसको कर लो, है ना, तो उससे आपको ये चीजें एक स्टेप में लिखी जाती है। मतलब इतना सारा जो मैं लिख करके बता रहा हूँ ना वो सिर्फ आपको बताने के लिए कर रहा हूँ, अदरवाइज आप चाहो तो इसका आंसर एक लाइन में हम सीधे ही लिख देंगे, और इसका भी आंसर एक लाइन में लिख सकते हैं, बट वो आपका स्टेप तब समझ में आएगा जब आपको पूरी चीजें पता है, ठीक है। तो देखो आपका ये डिफरेंशिएशन निकल के आया, दूसरा वाला पार्ट सेकंड। अब जरा देखो ये इक्वेशन 2 हो गया, ये dy/dt की वैल्यू निकली, इधर से dx/dt ये निकल के आया, आपको निकालना है dy/dx। देखो बेटा आ गया ना आंसर मेरे पास, dy/dx इक्वल टू क्या हो जाएगा सर dy/dt अपॉन dx/dt, t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया। अब देखो dy/dt की वैल्यू लिखिए बेटा सबसे पहले, तो dy/dt ये है, तो इसे लिखेंगे तो सर यहां से आना होगा -1/2
ए की पावर cos इनवर्स टी इंटू लॉग ई ए अपॉन में आ रहा होगा बेटा अंडर रूट ए की पावर cos इनवर्स टी अंडर रूट 1 माइनस एक्स। अच्छा अगला देखो नीचे नीचे देखने जाएंगे तो dx by dt की वैल्यू ये लिखेंगे। देखो कुछ अच्छा अच्छा कैंसिल हो जाएगा इसमें। sin इनवर्स टी साथ में आएगा log e a एंड होल अपॉन में आ रहा होगा 2 अंडर रूट a की पावर sin इनवर्स t और यहाँ बनेगा अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। अब देखो बेटा ये जो 1 माइनस टी स्क्वायर है दोनों में है कैंसिल हो गया, 2 यहाँ है यहाँ भी है कैंसिल हो गया, log e है यहाँ था ये भी कैंसिल हो गया। तो बचा कौन? सिर्फ ये दोनों पार्ट है ना। अब देखो a है यहाँ पे, अच्छा देखो a यहाँ कुछ गलत लिख दिया मैंने शायद, a की पावर cos इनवर्स t है ना। अब देखो आपने जैसे लिखा तो देखो अपने पास आंसर क्या निकल के आ रहा है। मैं लिख देता हूँ एक बार बेटा, यहाँ से निकला, अरे ये दोनों चीजें सेम ही तो है, तो इससे ये चीज कैंसिल हो जाएगा तो एक अकेला रूट बचेगा ना, तो माइनस अंडर रूट a की पावर cos इनवर्स t बचा ऊपर, और नीचे क्या बच रहा होगा बेटा, यहाँ से भी कैंसिल करेंगे तो ये दोनों में कैंसिल होगा और बचेगा अंडर रूट a की पावर sin इनवर्स t। और अब देखो बेटा फाइनल आंसर dy by dx इक्वल टू माइनस साइन। और अब देखना ध्यान से एक चीज, जैसे तुमने ये माइनस साइन लिखा ये बना अंडर रूट a cos इनवर्स t a की पावर, और अंडर रूट a cos इनवर्स t की वैल्यू जो थी वो y थी। अरे ये जो वैल्यू वो किसकी थी? y की, तो मैं उसको सिंपल y लिख सकता हूँ। और अपॉन में कौन आ रहा है? अंडर रूट a की पावर sin इनवर्स t। अब a की पावर sin इनवर्स t अंडर रूट वाला जो था उसको हमने x बोला था, तो सिंपली बेटा आप इसे x बोल दीजिए, आपका आंसर इतना सा है dy by dx इक्वल टू माइनस y by x। तो अच्छा खासा प्रॉब्लम सॉल्व हो करके यहाँ पे चला जाता है और आंसर दे देता है। समझ में आया? तो बेटा ये कुछ बेसिक क्वेश्चंस थे इस फॉर्मेट पे बेस। अब सुनो, मैं ना तुम्हें हर फॉर्मेट पे पर्टिकुलर क्वेश्चंस करवा के निकलते जा रहा हूँ कि मतलब आपको आइडिया आता जाए। इतने के बाद आपको मैं इतना बोलता हूँ कि आप कोई सा भी क्वेश्चन उठाओगे आपसे बनेगा, यदि आपको पुरानी चीजें सारी क्लियर है तो बन जाएगा। ठीक, और अभी हम इसको खत्म करते चलते हैं, बाद में इकट्ठे मिक्स करके क्वेश्चंस करेंगे। एक्चुअली में देखो यार बताओ एक चीज, जब आप टॉपिक वाइज चल रहे हो ना तो आपको पता है कि यही टॉपिक है तो यही कॉन्सेप्ट लगेगा, तो हमारा दिमाग उतना अच्छा से वर्क नहीं करता। जब हम मिक्स करके क्वेश्चंस करते हैं, जैसे आप जेईई में जब जाओगे तो जेईई में आओगे तो कौन सा क्वेश्चन आएगा आपको पता ही नहीं, तो वहां पे पूरा मिक्सअप होता है। तो जब आप मिक्स करके क्वेश्चंस करोगे तब कॉन्फिडेंस मेन आएगा, तो हम वहां पे मिक्स करके फिर और क्वेश्चंस उठाएंगे, बट उससे पहले अपने फॉर्मेट क्लियर होते चले। तो इतने प्रॉब्लम्स मेरे लिए शायद सफिशिएंट है कि आपको समझ में आ गया है ना। ठीक, अब नेक्स्ट वाले लेक्चर में क्या करेंगे भाई अपन? हाँ, इनवर्स के आपको क्वेश्चंस भी करवाने हैं और साथ में एक और फॉर्मेट बताना था मुझे, हायर डिफरेंशिएशन भी देखेंगे। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।